बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11 जो कि है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। दो मॉडल हम डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल और बोहर का मॉडल। ऐसा है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई तो तब साइंटिस्ट्स इस दौड़ में लग गए कि अब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी तो हो गई, तो अब एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कोशिशें शुरू कर दी। तो जो दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हम आज डिस्कस करेंगे वो एक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और दूसरा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हम पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखेंगे क्योंकि पहले वही प्रेजेंट हुआ था। 1910 में रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स जो कि थे हंस गेगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, इन तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का नाम भी दिया जाता है। ये बात याद रखिए यहाँ पे कि ये एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट हो रहा था तब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि इस एटॉमिक मॉडल के एक्सप्लेनेशन और तो ये बात जहन में रखिएगा कि इस एटॉमिक मॉडल की परफॉर्मेंस के टाइम हमारे पास सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते थे या डिस्कवर हुए थे। वो कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तब तक न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले देखते हैं कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है उसके लिए रदरफोर्ड ने सेटअप क्या बनाया। ये जो है ये सारा सेटअप है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास आ गई गोल्ड फॉयल। ठीक है, ये गोल्ड फॉयल जो है ये बहुत ज़्यादा थिन शीट इसकी ली गई थी, यानी इतनी थिन शीट कि आप कह सकते हो कि इतनी थिन शीट थी कि इसमें अराउंड 1000 एटम्स मौजूद थे। किसके 1000 एटम्स? गोल्ड एलिमेंट लिया है तो ऑब्वियसली एटम्स क्या होंगे? अलाइक होंगे, है ना। तो इसमें गोल्ड के इस गोल्ड फॉयल में इतना छोटा था, इतनी पतली शीट थी इसकी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम्स मौजूद थे। अब उन्होंने इतनी पतली शीट और गोल्ड फॉयल क्यों यूज़ की? उन्होंने गोल्ड फॉयल इसलिए यूज़ की क्योंकि उसकी मैक्सिमम पतली शीट आप बना सकते हो, क्योंकि वो नेचर में डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, और शीट उसने इतनी छोटी क्यों रखी? इसलिए कि एक्सपेरिमेंट के कंडक्टिविटी में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने एटम्स कम होंगे उतना जो है एक्सपेरिमेंट कन्वीनियंटली परफॉर्म होगा, जितने एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। तो इसलिए उसने सिर्फ इतना ही गोल्ड फॉयल लिया जिसमें 1000 के करीब एटम्स मौजूद हो सके। फिर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिटर, यानी यहाँ से हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है वो क्या है? लेड है, यानी लेड के बॉक्स में अल्फा पार्टिकल्स को लॉक किया गया है। सिर्फ यहाँ पे ये जो आपको स्लिट नज़र आ रही है, यहाँ पे एक ओपनिंग दी गई जो कि अल्फा पार्टिकल्स को सिर्फ यहाँ से एमिट करेंगे, यानी अल्फा पार्टिकल जब मूव होंगे तो यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि और इसकी कोई ओपनिंग नहीं है, बाकी जगह से ये लॉक है। तो ये लेड के बॉक्स में क्या बंद है? अल्फा पार्टिकल्स बंद है। अब ये अल्फा पार्टिकल्स है क्या चीज़? आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं।
तो ये जो बॉक्स है लेड का, इसमें हमारे पास मौजूद है अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स है क्या चीज़? अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है, अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि हमारे पास एक सोर्स है जो कि एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स। वो सोर्स क्या है? लेड है। अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं जिसके लिए सिर्फ एक ओपनिंग की जगह छोड़ी हुई है, वहाँ से वो स्ट्रेट जाएंगे। अब अल्फा पार्टिकल्स है क्या चीज़? अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बनते कैसे हैं? हीलियम को हम लेते हैं, तो हीलियम में आपको पता है कि 2 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें और 2 जो है वो प्रोटॉन्स हैं। तो ऐसा होता है कि हीलियम अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, यानी इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है के शेल में, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, डोनेट कर देता है किसी भी बाहर से आने वाले दूसरे एटम को। तो जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, तब ये क्या कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स में। और इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम अल्फा पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो बम्बार्डमेंट हो रही है, जो रेज या जो पार्टिकल्स उन्होंने गोल्ड फॉइल पे डालने हैं, वो कौन से हैं? वो है अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे आपको एक और स्क्रीन नज़र आ रही है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है और यहाँ पे एक ओपनिंग अगेन छोड़ी हुई है। ओपनिंग की बात तो ऑब्वियस हो गई क्योंकि हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास कराएंगे। ये जो स्क्रीन है ये डिटेक्टिंग स्क्रीन है, ये हमारे पास डिटेक्टर है जो कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल कौन सा है हमारे पास? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड ऐसा फ्लोरेसेंट मटेरियल है कि जब उस पर कोई पार्टिकल्स, कोई रेस पड़ेंगी तो वो उनकी प्रेजेंस कैसे शो करेगा, कैसे डिटेक्ट करेगा? खुद को ग्लो करवा के। जब वो ग्लो करेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद हैं, क्योंकि पार्टिकल्स तो इनविजिबल है। तो उस ग्लो के थ्रू पता चलता है कि जी पार्टिकल की प्रेजेंस मौजूद है। तो हमारे पास इस सेटअप में क्या क्या चीज़ें मौजूद है? गोल्ड फॉइल है, ठीक है, डिटेक्टिंग स्क्रीन है जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, जो कि हमें पार्टिकल्स के पहुंचने पे खुद ग्लो करके हमें बताएंगे कि हाँ जी पार्टिकल्स पहुंच चुके हैं। एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स एमिटर है जो कि लेड है, लेड का बना हुआ बॉक्स है, उसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं जो कि स्ट्रेट ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है जी, ये सारा क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक सेटअप बना दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब इस सेटअप के बाद, इस सेटअप के थ्रू जब उन्होंने, अब इस सेटअप के बाद ऑब्जर्वेशन की बारी आ गई। ऐसा किया उन्होंने कि ये सेटअप तो बन गया, अब उन्होंने यहाँ से रेज जो है वो इमिट करवाई। कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये सब यहाँ पे इमिट करवा दिए। अब उसके ख्याल में ये होना चाहिए था कि ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो इस गोल्ड फॉइल को पास करके स्क्रीन पे पहुंच जाते पीछे और यहाँ पे ग्लो शो करते, जिससे ये पता चलता कि एटम जो है उसमें हमारे पास ज़्यादा हिस्सा प्रोटॉन्स का है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है इसमें। ये कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग? ये थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। थॉमसन ने ये कहा था कि एटम में प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा हिस्सा है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं कहीं वहाँ पे एम्बेडेड है उसमें,
बंद है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप वाटरमेलन की एग्जांपल के थ्रू समझो तो आप वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप समझो वो हमारे प्रोटॉन्स हो गए। उसके जो बीज होते हैं वो कहीं कहीं एम्बेडेड होते हैं, तो वो क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब इस मॉडल की वजह से रदरफोर्ड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये उम्मीद रख रहे थे कि अगर यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनकी सिलेक्शन इस वजह से हुई थी कि वो हैवी होते हैं, ठीक है, तो अगर वो हैवी मास के होते हैं तो इसका मतलब वो आसानी से यहाँ से पास कर जाने चाहिए और वहाँ पे हमें ग्लो शो हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उनको रास्ता बनाना आसान हो गया, वो अपना रास्ता बना सकते हैं। अब इस उम्मीद के साथ इन्होंने ये रेज जो है ये बम्बार्ड कर दी गोल्ड फॉइल के साथ। लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हुआ क्या कि ये जो रेस थी उसमें से ज़्यादा मोस्टली जो थी वो तो पास हो गई, ठीक है, वो पास हो गई। यहाँ पे जिंक सल्फाइड ने ग्लो शो कर दिया तो हमारे पास ये रेस जो थी वो ज़्यादा अमाउंट में थी वो पास हो गई, ठीक है। यही तो वो चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि सारी की सारी रेस पास हो जाए, जबकि यहाँ पे ज़्यादा रेस पास हुई लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रह गई। यानी कुछ रेस जो है वो स्ट्रेट जाने के बजाय, अब ये देखिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट वाली रेस है, कुछ रेस जो है वो स्ट्रेट जाने के बजाय यहाँ यहाँ और अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये जो है अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। और कुछ रेस, बहुत कम रेस ऐसी थी जो कि यहाँ स्ट्रेट गोल्ड फॉइल पे पड़ने के बाद रीबाउंड हो गई, यानी वापस उसी तरफ आ गई, पीछे की तरफ आ गई। तो रदरफोर्ड हैरान हुए कि भाई हम तो इस उम्मीद से थे कि सारी की सारी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, वो पास होंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये तो कुछ और हो गया है। यहाँ पे दो और केसेस आ गए हैं जिसमें से कुछ रेस जो है वो तो वापस पीछे की तरफ आ रही है और कुछ रेस जो है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था ये सही नहीं लग रहा, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब रदरफोर्ड ने अपने इन ऑब्जर्वेशन की बेस्ड पे कुछ हाइपोथेसिस दिए, कुछ पोस्टुलेट्स बनाए। अच्छा, यहाँ पे इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे रदरफोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, कुछ हाइपोथेसिस दी। क्यों? क्योंकि पुराना काम उनको सही नहीं लगा, यहाँ पे तो नई नई चीज़ें मिलने को आई। तो उन नई चीज़ों, उन नई बातों की बेस पे रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा पार्टिकल्स जब मैंने गोल्ड फॉइल के साथ बम्बार्ड करवाई तो उसमें से मेजॉरिटी तो ठीक है स्ट्रेट लाइन में पास हो गई और वहाँ पे पीछे जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी उसने ग्लो कर दिया। लेकिन जो परेशानी की बात थी वो ये थी कि कुछ रेज जो है, कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे इधर उधर। उससे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि वापस पीछे की तरफ आ रहे थे, है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया कि एटम जो है उसमें एक पॉजिटिव सेंटर है जो कि कहलाएगा न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी तादाद इक्वल होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के।
यानी उस टाइम क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स है, और उन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके बाहर गर्दिश कर रहे हैं उनकी तादाद जो है वो सेम है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी मॉडल की एग्जाम्पल को थोड़ा सा कनेक्ट करें सोलर सिस्टम के साथ, उसके साथ हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं। तो सोलर सिस्टम में भी यही चीज़ है कि सन जो है वो बीच में है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, और उसके अराउंड जो है अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, है ना। सन बीच में है और प्लैनेट्स जो है वो अलग अलग मूव कर रहे हैं। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो भी कुछ ऐसा ही दिखता था। उन्होंने भी यही कहा कि बीच में भाई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक। अब रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम में जो सेंटर वाला पार्ट है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे हैं। अब ये उससे पता कैसे चला? आपको पता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कॉटन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। इसमें जो है सारे जो पार्टिकल्स है, सारे जो एटम्स है कॉटन के, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड कि इसको अगर आप बुलेट भी यहाँ से पास कराओगे, बुलेट भी मारोगे, तो भी वो इस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ये जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पे ये कॉटन का स्ट्रक्चर है जिसमें सारे एटम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बीच में हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर रख दिया है जो कि इतना ज़्यादा हार्ड है कि बुलेट भी उसको पास नहीं कर सकती। तो अब ऐसा करते हैं, बुलेट्स हम यहाँ पे आप ऐसे समझो कि बुलेट्स आ रही हैं। तो जब बुलेट्स आ रही हैं तो यहाँ से सीधे गुजर रही है, 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 यानी ज़्यादा जो हिस्सा है कॉटन स्ट्रक्चर का उससे जो है बुलेट इजीली पास हो रही है और स्ट्रेट लाइन में पास हो रही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ज़्यादा पोर्शन है एटम का वो खाली है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द एटम का स्पेस जो है वो खाली है, इसी वजह से वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक हो गई बात। अब बुलेट आई, एज पे लगी और डिफ्लेक्ट कर गई। दूसरी बुलेट आई, एज पे लगी और डिफ्लेक्ट कर गई। तो रदरफोर्ड के मुताबिक ये था कि भाई यहाँ पे तो कुछ और भी ऐसा है जो कि इन पार्टिकल्स को पास नहीं होने दे रहा, जो कि इन पार्टिकल्स को एक जगह पे लाके डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर जब एग्जैक्ट एक बुलेट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आई, ठीक है, एक नहीं कुछ बुलेट्स, ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जब आई तो वो क्या कर गई, वापस बाउंस बैक कर गई। तो इसी वजह से रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई एटम का ज़्यादातर हिस्सा तो खाली है, सिर्फ बीच में ऐसा कुछ है जो कि इन पार्टिकल्स को रोक रहा है, वापस बाउंस बैक कर रहा है या फिर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया, और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग उस टाइम न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे। अगर आप दूसरे सेंस में देखो तो हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है या ये बाउंस बैक जो हो रहे हैं तो उसकी वजह
ये भी तो हो सकती है कि प्लस प्लस चार्जेस जो है, यहाँ पे भी प्लस है ना न्यूक्लियस, तो प्लस प्लस चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, इस वजह से ये डिफ्लेक्शन और बाउंसिंग बैक हो रही है। तो दोनों केसेस में बात क्या सामने आई कि भाई एटम जो है उसका मोस्टली हिस्सा खाली है, स्पेस है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन बीच में एक ऐसा छोटा सा हिस्सा है जिसमें कोई मास है। वो मास किसका है? उन्होंने कहा वो मास प्रोटॉन का है, और प्रोटॉन जहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो चीज़ इस न्यूक्लियस में है यानी प्रोटॉन्स, जितनी तादाद इन प्रोटॉन्स की न्यूक्लियस में होगी उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन्स की होगी न्यूक्लियस के बाहर, तो इक्वल तादाद होगी। तो ये जो 3 पॉइंट्स थे ये रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पुट अप कर दिए थे। तो ये ओवरऑल जो है ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये बहुत फेमस रहा, क्योंकि यहाँ ये जो तीनों पॉइंट्स है ये सही भी है। हम आजकल जो पढ़ते हैं वो यही है ना, यही कहते हैं हम कि न्यूक्लियस जो है वो बीच में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल है। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लें। रेज आ रही है सोर्स से, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड हो रही है, वहां से स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद मोस्टली जो है वो पास हो रही है स्ट्रेट लाइन में, और कुछ जो है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ जो है वो वापस भी आ रही है। ऑब्जर्वेशन उसकी यही थी कि मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास हो गए थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड थे, यानी वो स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने क्या कहा कि एटम जो है वो ज़्यादातर खाली है, इसीलिए तो उसको जगह मिल गई पास होने की। फिर कुछ जो है वो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए हैं छोटे छोटे एंगल्स पे, ठीक है, थोड़े थोड़े एंगल्स पे। तब उसने कहा कि भाई उस पे उसकी इस ऑब्जर्वेशन पे रदरफोर्ड की ये इंटरप्रिटेशन थी कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसीलिए उस रिपल्जन की वजह से वो जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत ही कम कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि वापस फॉइल की तरफ से वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं। उनके बारे में उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस जो है वो एटम का जो सारा मास है वो सिर्फ उसी न्यूक्लियस में ही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को उसने कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जो मास है वो सारा का सारा कहाँ पे मौजूद है? वो न्यूक्लियस में मौजूद है। अब ये सारे पॉइंट्स तो दे दिए और बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, मसला कहाँ आया रदरफोर्ड के मॉडल में, यानी ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, वो देख लेते हैं। रदरफोर्ड जो है वो नाकाम रहे कुछ बातें एक्सप्लेन करने में। जैसे उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था ना साथ में कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप टिपिकली देखो तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होना तो फिर ये चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, और जब ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे, तो फिर तो एटम जो है वो स्टेबल रहा ही नहीं। लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि एटम स्टेबल है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बात ये बताना नहीं बता पाए कि ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व भी कर रहे हैं और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में गिर नहीं रहे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये बात जो है वो नहीं बता पाए। दूसरी बात जो वो नहीं बताए, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टिकल, कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा तो तब उसे चाहिए कि वो एनर्जी रेडिएट करे। मूव करेगा तो जनरेशन ऑफ एनर्जी होगी। ये किसके अकॉर्डिंग? क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हमें पोजीशन एग्जैक्ट पता हो, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, जब पार्टिकल्स की पोजीशन पता हो। ठीक है, तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि तब तक उनको लगता था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। तो ये भी वो नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो इसका मतलब उनकी एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी जो है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, वो तो स्टेबल है। जहाँ पे एनर्जी होती है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है। आपको पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्स रिलेशन में है। जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी लो कर दी जाती है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी नहीं बता पाया ये मॉडल। फिर तीसरी जो बात है, उन्होंने ये नहीं बताया कि जब सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो न्यूक्लियस में फॉल क्यों नहीं हो रहा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कोई चीज़ मूव कर रही है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो उसकी कोई एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा? कौन? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर एनर्जी वो रेडिएट करेगा, वो अपनी जगह से मूव करेगा, तो वापस जब सारी मूवमेंट के बाद एनर्जी लूज करेगा, आप जब ज़्यादा मूवमेंट करते हो तो एनर्जी लूज होती है ना, तो जब सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो भाई वो गिर क्यों नहीं रहा है न्यूक्लियस में, ये भी नहीं बता पाया। ठीक है, और जो रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता है। ठीक है, किस वजह से? रेडिएशंस की वजह से, एनर्जी की वजह से, वो भी वो नहीं बता पाए। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे, हालांकि बाकी पॉइंट्स उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो थे वो बताने में नाकाम रहे। इसी वजह से ये एटॉमिक मॉडल जो है पीछे रह गया। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देख ले कि वो जो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और जो एटम की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो न्यूक्लियस इन्होंने कहा था कि मास जो है वो सारा का सारा एटम का कहाँ है? न्यूक्लियस में है। तो उस न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर। ठीक है, फेम्टोमीटर। और जो एटम का अपना साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर है, यानी उसका डायमीटर 10⁻⁻10 है। तो इस हिसाब से एटम का अपना साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा है और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस है उसका साइज मज़ीद ज़्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी एटम का जो सारा मास है वो न्यूक्लियस की ही तरफ से आता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी होती है। अब जो बातें वो बताने में नाकाम रहे, उन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मैदान में आ गए बोहर, नील बोहर। नील बोहर ने 1913 में एक और मॉडल दे दिया जिसको नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। नील बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे? उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं तो वो एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं
और उन डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स को हम कहते हैं ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल्स। ठीक है, यानी बात हमारी क्या थी, कंसर्न हमारा ये था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्योंकि वो तो फ्रीली मूव कर रहे होंगे तो वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहे। लेकिन बोहर ने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन में मूव कर रहे हैं, और उन पर्टिकुलर पोजीशंस को उन्होंने ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स या शेल्स का नाम दिया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास, लेट्स सपोज सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर यहाँ पे बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम शेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। अब जब आप इस एटम को देखो तो आपको बोहर की बात समझ आएगी। वो कैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये यूं ही नहीं मूव कर रहे, इनके लिए एक मखसूस जगह है, उस मखसूस जगह, उस मखसूस सर्कल्स में वो मूव कर रहे हैं। उन सर्कल्स को उन्होंने नाम दिया शेल्स, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स का, जिनको हम के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल और मजीद आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई। तो इसी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स गिर नहीं रहे, क्योंकि उनकी अपनी एक बाउंड्री है, एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें वो गर्दिश कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। फिर उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, सेकंड कंसर्न हमारा क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो इसका मतलब एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे थे, लेकिन कर नहीं रहे थे, वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसकी वजह क्या थी ये रदरफोर्ड बताने में नाकाम रह गए थे। तो बोहर ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करने के बावजूद भी एनर्जी इसलिए रेडिएट नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में है। यानी जब हम किसी भी एटम का ग्राउंड स्टेट लेते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में एटम जो है वो अपने इनिशियल पोजीशंस पे होता है। तो जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में मूव करते रहेंगे तब तक वो कोई एनर्जी नहीं रेडिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने ही ऑर्बिट में है, सेम ऑर्बिट में है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपने पर्टिकुलर सेम ऑर्बिट्स में रहेंगे तब एनर्जी कोई रेडिएट नहीं होगी, क्योंकि हर शेल की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, इसीलिए तो उनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो ये जो के शेल है इसके एनर्जी लेवल में और एल शेल के एनर्जी लेवल में फ़र्क है, एल और एम के एनर्जी लेवल में फ़र्क है, एम और एन के एनर्जी लेवल में फ़र्क है। तो हर शेल का अपना एनर्जी लेवल है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स अपने उन पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जितना भी वो मूव कर ले कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, हमने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स हैं ये ऑर्बिट्स कहाँ बनेंगे। तो बोहर ने कहा ये ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी से हम कहीं भी ऑर्बिट बना देंगे। तो वो ऑर्बिट बनाने के लिए उन्होंने ये कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होती है, वैसे जब आप मोमेंटम की बात करते हो तो मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड होता है। जब एंगुलर मोमेंटम की आप बात करते हो तो उसमें एक और चीज़ क्या ऐड हो जाती है, रेडियस। यानी मास, वेलोसिटी और रेडियस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं।
तो वहाँ पे क्या अप्लाई हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम अप्लाई हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर इक्वल हो इस नंबर के, इस क्वांटिटी के, तब जो है वहाँ पे ऑर्बिट बनेगा, ऐसे ही कहीं भी नहीं बनेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन की h/2 के इक्वल आ जाती है तब ऑर्बिट वहाँ बनेगा। या तो इक्वल होगी या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी उसके 2 गुना, उसके 3 गुना, तभी वहाँ पे क्या बनेंगे, ऑर्बिट्स बनेंगे। यूं ही अपनी मर्जी से नहीं बनेंगे। तो बोहर ने क्या क्या चीज़ें बताई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में, अपने स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं गिर रहे जब तक वो अपने उस पाथ से निकल नहीं जाते। फिर उन्होंने कहा कि जब तक अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में मूव कर रहे हैं तब तक कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एनर्जी रेडिएट हो रही है, क्योंकि जहाँ पे वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो वो उसी लेवल में मूव करते हैं। जब तक वो अपने लेवल में है तब तक खैर खैरियत है, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ऑर्बिट भी मर्जी से नहीं बनेंगे। ये ऑर्बिट भी तब बनेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, और वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर h/2 के इक्वल होगी, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, h/2 के इक्वल होगी या फिर उसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब जो है वहाँ पे ऑर्बिट के बनने की प्रोबेबिलिटी होगी। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे है। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये फ़र्क है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें फिक्स्ड पोजीशन, प्लेसेस पता होते हैं चीज़ों के, पार्टिकल्स के, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ की। तो जो बोहर थे वो जो बात कर रहे थे वो भी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की प्रोबेबिलिटी पे ही बात कर रहे थे। अब एनर्जी की जो बात आई तो उन्होंने ये कहा कि जब वो अपने शेल में रहेंगे तब तक कोई मसला नहीं, तब तक एनर्जी सेम रहेगी। कुछ केसेस में ऐसा है कि फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, ठीक है, जिसके 2 शेल्स हैं, ठीक है, जिसके 2 शेल्स हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि जब इस एटम के पास एक्सटर्नल एनर्जी आएगी, इस एटम के पास जब एक्सटर्नल एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को उछलने पे मजबूर कर देगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। तो इस एक्साइटेशन के रिजल्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएगा अगले ऑर्बिट में, यहाँ जंप कर जाएगा। अब इस केस में जो है एनर्जी क्या होगी, या तो इमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा और फिर वापस लोअर एनर्जी में आएगा तब क्या होगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या फिर एनर्जी इमिट होगी। 2 कंडीशंस हैं, एनर्जी बाहर से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए अगले शेल में, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी मिली कि वो जंप करके अगले शेल में पहुंच गए। अगला शेल कौन सा था? जिसकी हायर एनर्जी लेवल था। हालांकि उन्होंने अपने अपने एनर्जी लेवल में रहना था, लेकिन क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा मिली तो इसलिए वो जंप करके अगले शेल तक पहुंच गए। जब वो हायर शेल में जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आप जब ये जो एनर्जी लेवल्स है इसको आप
स्टेयरकेस जैसे समझ लो। आप जैसे ही ऊपर जाते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है या उतरने में? जब आप ऊपर चढ़ते हो तब एनर्जी चाहिए होती है, एब्जॉर्ब होती है। जब आप वापस नीचे आते हो तब कंपैरेटिवली इजी होता है आपके लिए उतरना, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो शेल्स है इनकी भी बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उनको एनर्जी चाहिए होगी। अब वो यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद वो जो सारी की सारी एनर्जी थी वो तो उन्होंने यूज़ कर ली यहाँ तक पहुँचने में। तो अब वापस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो जब कम हो गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इसका मतलब वो इस हायर एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब मजबूरन उसको वापस पीछे आना पड़ेगा। कहाँ पे? लोअर एनर्जी लेवल में। और जब लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तब क्या होती है? एनर्जी एमिट होती है। जब ऊपर जाएंगे एनर्जी चाहिए होगी, जब नीचे आएंगे एनर्जी एमिट होगी। जब हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तब जो है एनर्जी रिलीज होगी, एमिट होगी। तो ये बात क्लियर हो गई। जब वो अपने पर्टिकुलर शेल्स में रहेंगे तब एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तब जो है उनके मूवमेंट के बावजूद भी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने शेल से जंप करके अगले शेल में पहुंचेंगे, ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब वहाँ पहुँचने के बाद उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, मजबूरन उनको वापस पीछे आना पड़ेगा लोअर एनर्जी लेवल में। तब क्या होगा? एनर्जी एमिट करेंगे, ठीक है। फिर वो जो एनर्जी है उसकी क्वांटिटी, उसको क्वांटिटाइज कैसे कर सकते हैं हम? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो सिंबल है इसको कहते हैं न्यू। और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी? उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो कि इमिट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस तरह से एनर्जी को भी हम क्वांटिटाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। नील बोहर ने जो ऑर्बिट्स बताए थे, एनर्जी लेवल शेल्स बताए थे, उनको हम दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं कि भाई के एल एम एन एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा जो है, अगर हम नंबर वाइज देखें तो जो सबसे पहला न्यूक्लियस के बाद शेल है यानी के शेल, उसको हम अगर हम नंबर्स में देखते हैं तो n इज इक्वल टू 1 होता है, l जो है वो इज इक्वल टू 2 होता है, m जो है वो 3 होता है। इसी तरह 4 क्या होगा? m होगा, ठीक है। इसी तरह से n का जो नाम होगा वो क्या होगा? n इज इक्वल टू 4। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये जो वेव टाइप का स्ट्रक्चर, ये क्या है? एनर्जी जो है वो इमिट हो रही है। कब? जब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जब लोअर लेवल से हायर की तरफ आएंगे तब क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। मेरिट्स ओवर क्लासिकल मॉडल्स। इससे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात होती थी वो क्लासिकल मॉडल्स के थ्रू होती थी। क्लासिकल मॉडल्स में मैंने आपको बताया कि ये कंसीडर किया जाता था कि भाई एटम्स की एक फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है, वो फिक्स्ड पोजीशन के बारे में बात करते थे। लेकिन बोहर का जब मॉडल आया तो ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड पोजीशन तो पता की ही नहीं जा सकती। हम जब बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो प्रिंसिपल्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई होते हैं वो प्रिंसिपल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे अप्लाई नहीं होते। यानी जो क्लासिकल मॉडल्स होते हैं वो यूजुअली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में होते हैं जिनमें फिक्स्ड पोजीशंस पता होती है, फिक्स्ड प्लेसेस पता होते हैं।
लेकिन जो एटम है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, उससे भी ज़्यादा छोटा है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो प्रिंसिपल्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई कर रहे हो वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई ही नहीं होते। ठीक है, तो इसी तरह से बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीज़ें हमें पता चली कि जो क्वेश्चंस रदरफोर्ड के मॉडल में रह गए थे उन क्वेश्चंस को बोहर ने आंसर कर दिया था। ठीक है, और बोहर के मॉडल में जो रेडियस था और जो एनर्जी थी उसका भी आंसर्स हमें मिल गए थे। यानी उन्होंने एटम का रेडियस भी फाइंड आउट करने में स्टार्ट लिया था, यानी किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो भी बोहर ने फाइंड आउट की थी, और किसी एटम का रेडियस कितना होगा ये भी बोहर ने फाइंड आउट किया था। अब बोहर का मॉडल अगेन बहुत सक्सेसफुल मॉडल था, लेकिन एक दो चीज़ें उनसे भी रह गई। उन्होंने जो अपने मॉडल की एक्सप्लेनेशन की थी, यानी ये जो सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए थे एनर्जी लेवल्स के और एनर्जी के ज़्यादा होने, एनर्जी के रेडिएट होने या फिर एमिट होने के बारे में, ये सारे के लिए उन्होंने कौन सा एटम लिया था? उन्होंने एटम यूज़ किया था हाइड्रोजन का। लेकिन ये केसेस सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पे अप्लाई हो रही थी, तब तक तो सही आंसर आ रहे थे। जब इन्हीं बातों को अप्लाई किया गया बाकी एटम्स पे तो गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स थे ये सारे एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। इसी तरह वो ये भी नहीं बता पाए कि क्या रीज़न है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो फिक्स्ड नंबर में एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं पे ही रिजाइड कर सकते हैं। इसकी वजह उन्होंने नहीं बता पाई। तो ये क्या हो गए? ये बोहर के लिमिटेशंस हो गए। आई होप यहाँ तक आपको दोनों एटॉमिक मॉडल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।